नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीडन दौरा। भारत और स्वीडन ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर जताई सहमति। भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 2030 को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी नॉर्वे यात्रा। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। तीन दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के नए मॉडल की होगी शुरुआत। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीसन का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण आज। यूडीएफ गठबंधन सरकार में 20 मंत्रियों में आईयूएमएल के 5 मंत्री भी होंगे शामिल। और डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी। कहा, शांति समझौते के लिए समय हो रहा है खत्म। यूएई और सऊदी अरब ने कहा उन पर हुए ड्रोन हमले। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा से जुड़ी हुई, जिस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया है। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में पीएम ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। स्वीडन के पीएम ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। The decisive conclusion of the India-EU free trade agreement is largely due to the foresight, the determination and the personal leadership of Prime Minister Modi and President von der Leyen. Thank you both very, very much. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत EU FTA से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख इंडस्ट्री लीडरों को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है
ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। स्वीडन में पीएम का अभिनंदन भी बेहद भव्य हुआ। गोथेनबर्ग में पीएम की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ आया। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने प्रतिष्ठित शाही सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है। यह किसी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व और विश्व मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 31 पहुंच गई है। देखिए भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर यह खास रिपोर्ट। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने थे। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदार की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजरायल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया के अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका के मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रही ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकार्यता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वीडन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने रविंद्रनाथ टैगोर की 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रति भेंट करी। इन सूक्तियों से प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 2 हस्तलिखित सूक्तियों की प्रतियां प्राप्त करके मैं अत्यंत भाव विभोर हूँ। इस विचारशील भाव के लिए मैं स्वीडन की सरकार और वहाँ की जनता का आभारी हूँ, जो हमारे राष्ट्रों के बीच अटूट सांस्कृतिक बंधनों को दर्शाता है।
गुरुदेव टैगोर के शब्द पीढ़ियों और भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों के मन को प्रकाशित करते हैं। मानव गरिमा, ज्ञान और बंधुत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण शाश्वत है। अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी और 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर विशेष जोर रहेगा। बीते कुछ सालों में भारत के नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साल 2018 से 2022 के बाद और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों खास है ये नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश इसलिए खास है क्योंकि 5 नॉर्डिक देशों की आबादी 2.7 करोड़ है। कुल अगर नॉर्डिक जीडीपी की बात की जाए तो $1.5 ट्रिलियन नॉर्डिक जीडीपी है। यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात की जाए तो यूरोपीय औसत से ये दोगुनी है। फोर्ब्स 2000 सूची में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं। 5 नॉर्डिक देश जिनकी बात हम कर रहे हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, जिसमें से आज नॉर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। स्वीडन की सफल यात्रा के बाद भारत में 700 नॉर्डिक कंपनियां सक्रिय तौर से काम कर रही हैं और नॉर्डिक देशों में अगर भारतीय कंपनियों की नंबर्स की बात की जाए तो 150 भारतीय कंपनियां हैं जो नॉर्डिक देशों में इस समय सक्रिय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों देशों के संबंधों और रिश्तों की बात की जाए तो अगर भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों की बात की जाए तो 43 साल बाद यानी 43 इयर्स बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की सरजमी पर यह यात्रा होने वाली है और बेहद खास और अहम इसे माना जा रहा है। नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अगर व्यवसाय की बात करें, व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें तो $1.5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से सीधे साझेदारी दोनों देशों के बीच इस समय हो रही है, जिसको इस यात्रा के बाद और आगे बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। और कई देशों को पछाड़ भारत बना है नॉर्वे का पसंदीदा पार्टनर। ग्रीन टेक्नोलॉजी में लगातार नॉर्डिक देश जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता यहाँ साफ हुआ है क्योंकि भारत ये कोशिश करेगा कि उसको नॉर्वे से ग्रीन टेक्नोलॉजी की सहायता मिले, सहयोग मिले। आर्कटिक क्षेत्र के मुद्दों पर कूटनीतिक बढ़त यहाँ मिलती हुई नजर आएगी, यानी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत दोनों तौर पर अगर इसको देखा जाए तो भारत नॉर्वे के संबंधों को आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। भारतीय टैलेंट पूल के लिए बड़ा है बाजार, यानी कि भारत में एक स्किल्ड मैन पावर है और वो बाजार उसका इस्तेमाल भरपूर तौर पर कर सकती है। इतना टैलेंट पूल हमारे पास है। भारत की ग्लोबल लीडरशिप पर मोहर लगी है, यानी कि विश्व में भारत की जिस तरीके से गूंज सुनाई दे रही है और साथ ही भारत जिस तरीके से यूरोप के अलग अलग देशों में इस समय अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे भारत और नॉर्डिक देशों के बीच जो संबंध है वो बढ़ते और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रिश्तों में नई मजबूती देखने को मिलेगी, नई ऊर्जा यहां से आएगी और एक नई बहार भी आएगी। अगर नए रिश्तों की बात करें, यानी कि रिश्तों में जो अब और गर्माहट आएगी, उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें लगातार भारत और नॉर्वे आगे काम कर सकता है। तो व्यापार एक बड़ा मार्केट है, यानी कि ट्रेड एक बड़ा मार्केट है और भारत के पास जो टैलेंट पूल है उसका इस्तेमाल नॉर्वे के बाजार को वो ले सकता है। और नॉर्डिक देश ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस समय सबसे ज़्यादा आगे है। अगर एनवायरनमेंट की बात करें, इस समय क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया ग्रस्त है। ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी बात करें तो लगातार हमारी सरकार भी, भारत भी लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से
क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ा जाए और ऐसे में नॉर्वे से ये सहायता ली जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ेगा, यानी कि क्लीन एनर्जी को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े नए समझौते हो सकते हैं, ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश की उम्मीद की जा रही है। AI और डिजिटलीकरण दोनों पक्ष साथ है। जिस तरीके से भारत ने अभी AI समिट की मेजबानी की है और भारत डिजिटल इंडिया में लगातार आगे बढ़ रहा है और कई ऐसे उदाहरण भारत के हैं जिसमें UPI हो और डिजिटल इंडिया के कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको लेकर विश्व में लगातार भारत की साख बढ़ी है। मैरीटाइम और शिपिंग सेक्टर पर खास फोकस इसलिए है क्योंकि मैरीटाइम को लेकर अगर बात करें नॉर्वे की, तो समुद्र को लेकर लगातार नॉर्वे काम कर रहा है और ऐसे में समुद्र की से जुड़ी एक परंपरा नॉर्वे की भी रही है और हमारी भी रही है। तो मैरीटाइम को किस तरीके से सेफ किया जाए, सुरक्षित किया जाए, शिपिंग सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, ऐसे में रिश्तों को लेकर यहाँ एक नई बहार दिखेगी क्योंकि व्यापार को लेकर लगातार एक फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत के पास एक टैलेंट पूल है। तो ऐसे में नॉर्वे की कई कंपनियां भारत में लगातार सक्रिय हैं और काम कर रही हैं। ऐसे में AI को लेकर और इस समय केरल का रुख करेंगे जहां नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। तो इस समय आप देख रहे हैं ये ताज़ा तस्वीरें तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम से, जहां केरल में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
केरला में नई सरकार और नई शुरुआत। केरला में वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ यहां ले ली है और साथ ही केरला में एक नई सरकार का यहाँ से शुरुआत हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस समय केरला में आज नए सत्ता की शुरुआत हो रही है और परवूर से छठी बार इन्होंने जीत दर्ज की पीडी सतीशन ने और 2021 से 2026 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। यहाँ उन्होंने राहुल गांधी के साथ गले में मिले और बेहद खुशी का माहौल इस समय केरला में नजर आ रहा है क्योंकि नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस समय चल रहा है। कई मंत्रियों के भी शपथ लेने की उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वीडी सतीशन समेत 20 मंत्री यहाँ शपथ लेंगे, यानी कि नई सरकार, नई कैबिनेट की शुरुआत केरल में शुरू हो रही है और वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ शपथ ले ली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया, ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार, लगता है मेरी बारी। हाँ, जा जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत है। और स्वीडन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का अगला चरण होने वाला है नॉर्वे। करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा है। इस दौरान वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में क्या बदलाव आने वाला है, इसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की है नॉर्वे संसद के सदस्य हिमांशु गुलाटी से। पूरी दुनिया में बसे भारतवंशियों के बारे में अगर सोचा जाए तो उसमें हिमांशु गुलाटी का नाम ऊपर के 10-15 लोगों में जरूर आएगा। हिमांशु गुलाटी नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। हिमांशु जी, आप नॉर्वे की संसद के सदस्य हैं, एक भारतीय होने के नाते भारत में आपके परिवार का जन्म हुआ होगा उनका, लेकिन आप तो यहीं पले बसे हैं, तो आप कैसे भारत के बारे में सोचते हैं यहाँ से? मैं तो बहुत ही गर्व से कहता हूँ कि मेरे माँ बाप भारत में पैदा हुए हैं, भारत से यहाँ नॉर्वे यूरोप में आए, और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे देश नॉर्वे में आ रहे हैं। भारतवंशियों के बारे में अगर पूछे नॉर्वे में रहने वाले, तो उनका किस तरीके का योगदान है नॉर्वे के पूरे विकास में? देखो, जितने भी दूसरे देशों के लोग रहते हैं नॉर्वे में, उसमें से भारतीयों का शायद सबसे ज़्यादा योगदान है। यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के वर्कफोर्स में, तो हम तो बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय लोगों जो हैं यहाँ पे, वो नॉर्वे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से, इस बार आने से क्या फ़र्क पड़ेगा भारत नॉर्वे संबंधों में? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो फ्री ट्रेड डील भी साइन हुई है नॉर्वे, एफ्टा, EU कंट्रीज और भारत के बीच में, और हमने तो कमिटमेंट दी है कि इन देशों से भारत में $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 15 साल में। तो एक तो ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ये बात कि वो यहाँ आ रहे हैं, वो इज़्ज़त दिखाना, वो सम्मान दिखाना, वो पर्सनल रिलेशनशिप बनाना एक देश के साथ, वो सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो इस देश से जितना असर नॉर्वे और भारत के संबंध में होगा, वो तो शायद सालों तक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी हो रहा है, उसका क्या असर रहेगा, कैसा रहेगा प्रभाव? ये बात कि 5 देशों के प्रधानमंत्री नॉर्वे आ रहे हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है कि यहाँ के इस देश में और यहाँ के आसपास के देशों में कितना ज़रूरी माना जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का आना भी और भारत से अच्छे संबंध रखना भी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पूरे रीजन में, पूरे नॉर्दर्न यूरोप में सब लोग बहुत ही एक्साइटमेंट से इस विज़िट को देख रहे हैं। तो ये है हिमांशु गुलाटी, नॉर्वे की संसद के सदस्य, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ के लोगों में उत्साह है और इससे भारत नॉर्वे संबंध और भारत नॉर्डिक संबंधों में भी एक नया उछाल आएगा। कैमरा पर्सन लोकनाथ और अंकुर के साथ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से टीडी न्यूज़ के लिए मैं अखिलेश सुमन। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।